हेलो दोस्तों, दिल दोस्ती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जाने माने प्रयागराज के डॉक्टर सर बैठे हैं। इनसे पहले हम परिचय लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार शिल्पी जी। सर अपना परिचय दीजिए। मैं वैद्य एस.के. राय जी। और वैद्य का मतलब ही आजकल बड़ा अजीब लगता है। डॉक्टर और वैद्य में अंतर होता है। वैद्य एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं एक घोतक है इलाज का। जी। हमारे प्राचीन, क्योंकि आपका पॉडकास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वैद्य शब्द का प्रयोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर तो पीएचडी वाले भी लिखते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी लिखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक स्मॉल सा परिचय यही है कि मैं वैद्य हूँ, विशुद्ध रूप से आयुर्वेद चिकित्सा करता हूँ विगत 3 डिकेड से। जी। और मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश में रहूँगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा क्योंकि आपके जो व्यूअर्स होंगे वो हर श्रेणी में आते हैं। जी जी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। पढ़ाई लिखाई भारत के हर कोने से हुई है। मूलतः रहने वाला बलिया का हूँ और लगाव, और पहली चीज़ ये है कि आयुर्वेद ने मुझे चुना है, मैंने आयुर्वेद को नहीं चुना है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। इस पर आपको बात करेंगे आगे, जो भी आपके प्रश्न आएंगे बड़ा मजा आएगा। तो सर आप का एम था डॉक्टर बनना या फिर आयुर्वेद की तरफ आप गए? जैसे आपने कहा आपको चुना गया है, तो इसकी क्या जर्नी है? इसकी जर्नी बड़ी ही ट्रॉमेटिक है। जी जी। क्योंकि हम लोग ऐसी पृष्ठभूमि से हैं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। जी। और हम लोग उस एरा के हैं जो एक ट्रांजिशन का फेज था। जी। है ना, जैसे बैलगाड़ी से लोग अब रॉकेट की तरफ आ रहे थे, या ये कहे कि हवाई जहाज की तरफ आ रहे थे। तो उस समय हुआ क्या कि CPMT हुआ करता था, और डेफिनेटली है पहला चॉइस मॉडर्न डॉक्टर होता है। डॉक्टर मतलब मॉडर्न। और अटेम्प्ट्स करने के बाद कॉलेजेस कम थे, और तो इसके बाद सिलेक्शन हुआ तो आयुर्वेद हमें डिफ़ॉल्ट जिसे कहा जाए, क्योंकि आयुर्वेद को रिजेक्ट करते हैं लोग। रिजेक्ट इन द सेंस आप समझ रही हैं ना, क्योंकि लोग अपने मेरिट और उसके द्वारा आयुर्वेद को रिजेक्ट करते हैं। पहले टॉप मेरिट के वाले MBBS। अब उसमें दूसरी एक बड़ा ग्लिच ये आ रहा था कि 1 नंबर इधर या 1 नंबर उधर। हम इधर आ गए, एक सवाल गलत हो गया, इधर आ गए, जिन्होंने अच्छा किया वो उधर चले गए। जी। तो मैं ये कहूँ कि आयुर्वेद ने मुझे जकड़ लिया चारों तरफ, कहाँ जाओगे, आओ तुम। तो आयुर्वेद को मैंने ऐसे चुना और मैं आयुर्वेद में हूँ और चिकित्सक बनना चाहता था। और इसकी जर्नी ऐसे ही रही कि आयुर्वेद ने मुझे चुना है। मैंने इसलिए आपसे ये बातों को कहा है। जी। तो सर आयुर्वेद क्या है? मतलब अभी लोग जानते ही नहीं। हमारी यूथ तो शायद आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानती ही नहीं। पहले के लोग तो जानते भी थे। नहीं, पहले की नहीं। आयुर्वेद शाश्वत है। इसकी अथर्ववेद का उपवेद है ना। आयुष वेद इति आयुर्वेद, ऐसा वेद है जिसमें आयु के बारे में बताया जाता है। जिसे कहना कि वेलनेस साइंस है, एक स्वास्थ्य की परिभाषा है। कहा जाता है ना, एक संस्कृत में सूत्र है, समदोषः समग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनस्वस्थिति भेदिते। अगर एक शॉर्ट में बताऊं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। अब इन्वायरमेंटल वेलबींग इज नोन एज टोटल हेल्थ। इसको होलिस्टिक कहते हैं। इसको कहा जाए कि पूरा ये होलिस्टिक है। अब लेकिन जो और कॉन्टेम्प्रेरी साइंस है वो तो सिर्फ इलनेस साइंस है, ये लेकिन वेलनेस साइंस भी है। ये वेलनेस पे बात करती है, ये एजिंग पे बात करती है, ये हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, मतलब हैप्पी, अनहैप्पी, बैड लाइफ एंड गुड लाइफ के बारे में बताती है। तो ये है। अब इसको जब पढ़ेंगे, वही जो साइंस बैकग्राउंड का, बार बार मैं इस शब्द को रिपीट करूंगा, जिसको आयुर्वेद ने चुना हो, जिसको इंटरेस्ट हो, तो वही इन बातों को समझ सकता है, इससे आत्मसात कर सकता है। आयुर्वेद इतनी, ये हमारे राइट फ्रॉम बर्थ से लेकर मरने तक आयुर्वेद का इन्वॉल्वमेंट है। जी। जन्म पहले लेते थे आदमी, क्योंकि अब जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है। आयु का वेद। जी। वो आयु क्या है, इस पे आगे और चर्चाएं होंगी तो मैं फिर बताऊंगा। वो आयु कौन सी आयु है? क्या हम किसी का हित कर रहे हैं, क्या किसी का अहित कर रहे हैं, क्या बैड लाइफ या गुड लाइफ? आपने देखा होगा कि व्यक्ति शुरू में आपको लगा कि बहुत संभ्रांत है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप 1-2 डिकेड के बाद देखते हैं, अरे भाई ये तो आदमी गिर गया है,
क्योंकि उसका ये पता लगता है ये समाज को हित की बजाय अहित करता था, या ये समाज के प्रति दुख या सुख करता था। तो ये इसको लेते हुए इन चीज़ों को आयुर्वेद की स्टडी ये होती है, ये मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करता है। तो ये है आयुर्वेद, ये सिर्फ चिकित्सा ही नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच है। जी, तो सर जैसे आपने कहा आयु और वेद को मैं आगे बताऊंगा, तो आयु का मतलब क्या है वेद से? नहीं, आयु मतलब एजिंग, यू आर एज ओल्ड। अब थोड़ा साइंस पे आ जाएं। अब उम्र कैसे बढ़ती है? यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज आर। आपकी धमनियों में अगर काठिन्यता आ जाए, हार्डनिंग आ जाए, तो इसी को एजिंग कहते हैं। आपने देखा हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी आर्टरीज में टाइटनेस आ जाती है। वो कहाँ से आती है? उसमें अब मॉडर्न साइंस में देखें, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, उसमें बाकी चीज़ें होने लगती हैं, तो टॉक्सिन्स जमने लगते हैं। तो अब मॉडर्न साइंस के बाद टॉक्सिन्स निकालने का कुछ नहीं है। मैं मॉडर्न साइंस लेकिन आयुर्वेद बताता था भाई देखिए 4 ऐषणाएं होती हैं जीवन की। क्यों हम जी रहे हैं? 4 ऐषणाएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही ऐषणाएं हैं। इनको हटा दीजिए तो कोई लाइफ ही नहीं है। मैं धर्म, आप आई हैं तो आपका कोई धर्म है, आप निभा रही हैं कि आप पॉडकास्ट कर रही हैं, एक धर्म है। और उसको, और धर्म का मतलब होता है धारते इति धर्म, इसको धारण कर रही हैं आप। अर्थ, पैसा भी चाहिए, है ना। और मोक्ष मतलब होता है सेल्फ लिबरेशन। और इन चारों चीज़ों को पाने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हेल्दी लाइफ। अगर लाइफ ही हेल्दी ना हो, आप बीमार हो, तो कैसे रहेगा? तो ये है आयु, ये है लाइफ, ये है हमारा एक जिसे कहा जाता पंच लाइन है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए हमें हेल्दी रहना पड़ेगा। चाहे ये कुंभ नगरी है, प्रयाग है, आप जानती है विश्व का पहला यज्ञ हुआ था। वो क्यों यज्ञ हुआ था? वो किस तरह का यज्ञ था? क्यों संकेत था? तो इसका मतलब ये हुआ, आपने आयुर्वेद की, मैं थोड़ा एक ये भी बता दूं, भगवान धन्वंतरी आपने सुना होगा, जिनको ईश्वर कहा गया है, हमारे गॉड ऑफ हेल्थ कहे गए हैं। और आयुर्वेद का एक प्रयोजन भी है, इसका मिशन भी है ना। और मिशन है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रिवेंटिव, और दूसरा है क्यूरेटिव, अगर बीमारी है तो उसको क्योर करना। अब आते हैं कि भगवान धन्वंतरी जो हैं क्या थे, कैसे आए, इनके बारे में समझा। भगवान मतलब क्या? भगवान कौन सा संकेत थे? राजा रामचंद्र जी से लेकर, और कहा जाए विष्णु के अवतार हैं सभी। ऐसे ही हेल्थ की भी जहाँ तक है, वहाँ भी लॉर्ड धन्वंतरी जो हैं, ये भी उन्हीं के अवतार थे। अब हुआ क्या, असुरों का, दानवों का युद्ध चालू हो गया, क्योंकि अमृत मंथन हुआ। समुद्र का मंथन मतलब एक जैसे मथा जाता है ना दही में वो डाल के, हाँ, तो वैसे ही वो मंथन प्रारंभ हुआ। और जो मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें लगा मंथनी किसको बनाया जाए। समुद्र तो था, इन्होंने कहा ओके मंडार पर्वत यूज़ करते हैं, मध्य प्रदेश का एक मंडार पर्वत। और सर्प की जगह नाग वासुकी जी ने कहा भाई हमको ले लो। तो एक तरफ देवता, एक तरफ दानव, मंथन स्टार्ट हुआ, अमृत निकला, उसी में से धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। वो निकले, एक हाथ में कलश और एक हाथ में जड़ी बूटियाँ, एक हाथ में जलौका। जलौका मतलब आप समझिए लीच। तो ये लेके हुए, अब उसकी युद्ध चालू हुआ, दौड़ा भागी ये वो। तो आपने सुना होगा कि उसी में से जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ यज्ञ प्रारंभ हुई। और यज्ञ किसकी थी? दानों का मतलब ये था कि उस समय भी कोई कोविड टाइप का वायरस फैला हुआ था। अच्छा, उस टाइम भी मतलब इसी टाइप का, हम कोविड मतलब दानों मतलब वो जिसको मतलब मारना और सब अमृत प्रदान करना चाहते थे, लेकिन और देवताओं वाला था, एक हेल्थ थी। ये युद्ध हो रहा, उसमें से जो अमृत लिखा, इन्होंने कहा हम वैक्सीन निकालेंगे। तो रिसर्च थी, तो वैक्सीन निकली। ये मैं आपको संकेतों की भाषा में बता रहा हूं। तो हमारे शास्त्र इस तरीके से, बाकी हमको समझना है। जैसे मॉडर्न वे में देखिए, न्यूटन को क्लास से निकाल दिया गया, तुम गधे हो पढ़ाई में, निकलो बाहर जाओ। वो भाई साहब बाहर निकले। तो भाई साहब जब बाहर निकले तो खेल रहे थे, अरे यार ये सेब नीचे गिरा, क्यों गिरा, किस लिए गिरा। अब उसने जब गिरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझा। अगर उसको क्लास से नहीं निकाला होता या आवारा नहीं होता वो पढ़ने में, तो आज हम न्यूटन के बारे में नहीं पढ़ते।
फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये न्यूटन ने वो दिया था। सेम वैसे ही आयुर्वेद संकेतों की भाषा में है, अब उसको साइंटिफिक वे में प्रूफ किया गया। और भगवान धन्वंतरी एक तो वो थे संकेत वाले, लेकिन जो असली धन्वंतरी थे, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं, राजा धनु जो कि बनारस के राजा थे, उनके पुत्र थे, पैदा हुए थे। और ही वॉज द फर्स्ट सर्जन ऑफ मतलब इस विश्व के या जगत के जो भी कहें, और उनके ही फॉलोअर्स थे सुश्रुत और चरक आगे चल के। तो एक छोटी सी इतिहास भी बताना ज़रूरी है आपको कि किस तरीके से, और मैंने लाइटर वे में आपको बताया है। जी सर, जैसे अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी बीमार होता है वो डॉक्टर्स के पास जाता है, आयुर्वेद के पास जाना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा क्यों? आपने एक चीज़ देखा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 3 चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में और जिस घर में नाली, नाड़ी और नारी, नाड़ी मतलब ये हेल्थ, नारी और नाली मतलब सफाई पे भी ध्यान दिया। ये स्वस्थ रहते हैं, ये बैलेंस रहते हैं, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, वो घर, वो सब स्वस्थ रहता है। तो इस वजह से, और मॉडर्न क्या समझता था, कुछ भी खाओ पियो रहो, गार्बेज बना दो घर को। लेकिन आयुर्वेद कहता था कि भैया पहले आप 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वो मॉडर्न के पास नहीं है। अब ये मॉडर्न पहले कहता था कि आप लॉन्ग लाइवर्स हैव गुड लिवर्स, उनके यहाँ एडेज है। लेकिन आयुर्वेद पहले से कहता था आहार अच्छा होना चाहिए, निद्रा अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्सुअल लाइफ से नहीं होता था, इसका होता था मतलब डिसिप्लिन लाइफ से होता था। ये तीनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए किसी की लाइफ में। तो इसको बैलेंस कराने के लिए आयुर्वेद से बढ़िया कुछ नहीं है। अब लोग आ रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बीमारियां हमारे यहाँ 96% हैं, ठीक है, और 4% वाकई डिसीजेस हैं। और ये 96% बीमारियां ही अंत में कन्वर्ट होती हैं बड़ी बीमारियों में। तो ये है इसका मुख्य कारण कि आयुर्वेद अब पॉपुलराइज हो रहा है। और कोविड के बाद तो बार बार लोग कोविड का नाम लेते हैं कि हमने ये कर दिया। क्यों? भारत में कम मौतें हुई हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, अब हमारी R&D जो नेशनल लेवल पे भी इसको समझने का कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इस ऋतुओं में हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर से भी लेकर, हमारे यहाँ 0 डिग्री भी है और 47-48 डिग्री टेम्परेचर भी जीने की मादा है हमारे बॉडी का। और उस मौसम और उस वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या करते थे कि बीमार ना हो, इसको धीरे 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 चीज़ों को समझा गया और हुआ, और आयुर्वेद में उसी तरीके से इलाज चालू हो रहा है। तो सर जैसे अभी की हमारी जो यूथ है बहुत डिप्रेशन में रहती है, माइग्रेन, तो इन सारी चीज़ों के लिए आयुर्वेद अच्छा है या डॉक्टर? नहीं, देखिए, आयुर्वेद अब माइग्रेन हो गया या स्ट्रेस हो गया, इसके बारे में कहा गया कि भाई स्ट्रेस किसको होता है। अगर मैं आप ही से पूछूं तनाव किसको होता है? सर मुझे भी माइग्रेन है। तो हाँ, तो माइग्रेन है, माइग्रेन एक अलग बात है। अगर माइग्रेन आपसे कहूँ तो आधा लोग कहेंगे सर दर्द होना, अर्ध कपारी, है ना, जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ती है वैसे हो जाता है। अब यहीं पे एक अंतर आ जाता है, और वो लोग जीवन भर दवा खाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है, और वो रिजल्ट है, एविडेंस बेस्ड है, कि अगर हमारा जो पित्त, हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर ठीक नहीं है तो माइग्रेन होगा। कोई रोग, हम उसका उद्भव गॉल ब्लैडर से मानते हैं, लिवर से मानते हैं, हम ब्रेन से नहीं मानते। हमें MRI CT स्कैन नहीं देखना है, बस वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाए, उसके बाद पेशेंट हमारे यहाँ आए, हम उस मरीज को कहते हैं कि भैया पित्त शामक औषधि हम देते हैं उसको। टोटल उसको कहते हैं कि आपका भोजन आहार कैसा होना चाहिए जिससे कि आपका पित्त ना बढ़े, जिससे कि आपका फायर ना बॉडी का बढ़े, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो। हम उसको मना करते हैं कि हरी वरी करी ना करें लाइफ में। हरी मतलब जल्दी जल्दी खाना, वरी मतलब स्ट्रेस लेते हुए खाना, करी मतलब मिर्च मसाला खाना, जो कि पित्त वर्धक का काम करते हैं। रिच और राइट के बीच में हम पेशेंट को समझाते हैं क्या रिच है क्या राइट है। ये बेसिक होता है। आहार बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब यहाँ से पेशेंट क्योर हो जाता है। मैं कोई अतिशयोक्ति तो नहीं कह रहा हूँ। मेरे चैम्बर्स में पर डे इतने मरीज़ आते हैं, और अभी तक रिकॉर्ड मेरे पास 2000 से ऊपर मरीज़ हैं जो क्योर हो गए हैं माइग्रेन से। तो ये है माइग्रेन, आहार बेस्ड है। ये पित्त शामक चिकित्सा करनी है, लाइफस्टाइल करेक्शन है,
ये आयुर्वेद है, ये माइग्रेन का इलाज। अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस किसको होता है? स्ट्रेस उनको होता है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा, अब जैसे आज रात में नहीं सो, जमाई आ रही है आपको, है ना, रात में नहीं सोई हैं, तो ये एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है कि हमें नींद, अगर नींद अच्छी नहीं आएगी तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। 2 शब्द जान लीजिए, मॉडर्न साइंस आजकल बहुत न्यूट्रिशन दे रही है, ये न्यूट्रिशन ले लीजिए, ये न्यूट्रिशन ले लीजिए, लेकिन आयुर्वेद कहता है नहीं, न्यूट्रिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन। आपको सबसे पहले डाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब डाइजेशन सही नहीं है, आप कुछ भी खा लीजिए, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी खा लीजिए, जो भी इंजेक्टेबल से लगवा लीजिए, वो कूड़ा हो जाएगा, और कूड़ा इकट्ठा होता है लीवर में, और लीवर जहाँ डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा तो गुर्दे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस समय आपको नए नए किडनी के पेशेंट, नए नए डायबिटिक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, क्योंकि लिवर से ही टॉक्सिन्स होती हैं जो डैमेज करती हैं हर चीज़ों को। डिटॉक्सिफाई अच्छी तरह नहीं हुआ तो लिवर पे लोड पड़ता है, वो फैक्ट्री है शरीर की। तो आयुर्वेद ये कहता है कि भैया आहार ठीक रखिए, डाइजेशन सही रखिए। तो हमारे आम का कॉन्सेप्ट है, अग्नि का कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग आंसर इसलिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए थोड़ा सा। एक तो ये है कि अग्नि मतलब आग। किसी भी भोजन को वर्ल्ड में बिना आग और बिना पानी के नहीं पचा सकती हैं, लेकिन भोजन पचने के बाद जब पेट में आता है तो शरीर की भी अग्नि, तो 2 बार उस पर अग्नि का उस पर एक्शन आता है। जब 2 बार अग्नि पड़ती है तब वो डाइजेस्ट होता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए कच्चा चीज कोई हम लोग नहीं खाते हैं, या कोई भी चीज बिना अग्नि को, अग्नि की पूजा भी की जाती है। भाई अग्नि ही है, अगर आपके पेट में अग्नि है तो आप जीवित हैं, अग्नि नहीं, फायर है तो जीवित हैं, नहीं तो नहीं, मुश्किल है। और बिना अग्नि के खाना, कई भोजन ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि रीहीटेड भी फूड खाते हैं लोग, फ्रिज में रखा खा लिया, तो वो एक पॉइजन की तरह होते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि आटा गूंद के लोग रख देते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रेऑन गैस के कारण जब पका काली रोटी बनती है उसकी, तो बहुत लोग खाते हैं, वो फिर टॉक्सिन और कैंसर और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है। इस आहार की पूरी कल्पनाएं हैं हमारे यहाँ कि आहार कैसा होना चाहिए। सर जैसे आज के टाइम में और ओल्ड एज में भी है और यंग में भी है कि गैस बन जाती है और चढ़ जाना, कहते हैं मम्मी बोलेंगी गैस चढ़ गई तभी सिर दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब मैंने आपको बताया ना, गैस मतलब क्या, गैस कब बनती है? जब कोई चीज़ सड़ेगी पेट में, और सड़ेगी कब? जब सड़ेगी तो ऊपर गैस, मतलब कि वो उसके अपने एक कल्चर्स हैं, आम जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, आंव कहा जाता है आम भाषा में, आम। और वो क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जब चढ़ती है तो लोग कहते हैं कि सर दर्द होता है। वही मैं क्लियर करना चाहता था, गॉल ब्लैडर और लिवर हमारा उन चीज़ों को पचाता है। जब पचाएगा, जब चीज़ों को पचाएगा तो गैस नहीं, अनडाइजेशन के प्रोडक्ट नहीं होंगे। जब अनडाइजेशन के प्रोडक्ट नहीं होंगे तो गैस नहीं बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ में आया आपको? तो पहला अग्नि अच्छा करिए। जब एक खाना पचा ना हो तो दूसरा खाना ना खाएं। डोंट स्किप योर लंच। डिनर आप स्किप कर सकती हैं। कोशिश करिए कि रात को सोने से 2 घंटा पहले आप अपना डिनर फिनिश कर लें। या कुछ ना समझ में आए तो आप सूप लें, जरूर सूप। पुराने तो आप कहेंगे सूप तो अभी का है, जी नहीं, उस समय भी दाल का पानी, रस, पतली खिचड़ी लोग लिया करते थे। और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता था। और हमारे यहाँ एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। भोजन के बाद कभी वॉक नहीं करना चाहिए। यहाँ लोग भोजन के बाद वॉक करते हैं। मैक्सिमम आप हार्ट अटैक्स देखिए कि खा के सोए थे, फिर टहल के आए, सोए और खत्म हो गए। क्योंकि भोजन करने के बाद मैक्सिमम ब्लड सप्लाई लिवर को और पेट को होती है, और फिर हार्ट को आप मूव करेंगे तो हार्ट को भी चाहिए, लंग्स को भी चाहिए, और वो डिवीजन होता है उसी में, कार्डियक अरेस्ट वगैरह। शाम को खाने के बाद वॉक नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे पहले वॉक कर लें। उससे पहले जैसे आप देखती हैं ना, शाम को लोग जाते हैं वॉक करके आ जाते हैं। अभी तो यही चल रहा है सर कि जो लोग खाना खाएंगे, बस मेरे मोहल्ले में तो यही चल। आप पॉडकास्ट से अपने मोहल्ले में, पूरे आपके हर माध्यम से उसको, जहाँ जहाँ आपके फॉलोअर्स हैं उनको ये मैसेज दीजिए कि जो भी वॉक होना चाहिए वो खाने से पहले होना चाहिए। और एक बीमारी और है कि हमेशा कुनकुना पानी ही लें। वो जो 40 डिग्री हो, एकदम गर्म करके ना लेने लगे। लोग लगे गर्म पानी पीने, उन्होंने पूरा हमारा सिस्टम ही बिगाड़ लिया, थर्मोस्टेट ही बिगाड़ लिया। और मुहर मुहा, मतलब
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पिया करें, सिप में। लोग 10 ग्लास पानी सुबह पी लेते हैं, जी सर। फिर कहते हैं साहब पेट साफ होने के लिए हम पी रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा वो पीते तो भाई सिगरेट कुछ लोग पीते हैं, तो क्या धुआं और वो पानी क्या दबाते हैं, क्या आपके इमोशंस को क्लियर कराते हैं? जी नहीं, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, आयुर्वेद इनको नहीं मानता है। तो मतलब सुबह जो खाली पेट पानी पीते हैं फ्रेश होने के लिए, वो 1 ग्लास पी लें, वो 10 ग्लास पी के करेंगे क्या? क्योंकि ये भोजन में भी तो पानी होता है। आपके शरीर में आप समझिए कि 3.5 लीटर पानी होता है और 75% वाटर माना गया है पूरे बॉडी में। 75% आप पढ़े हैं, जब से हम लोग पढ़ के निकले हैं। लेकिन वो पानी कहाँ से आता है? वो आपके फ्रूट्स में मिलता है, आपकी सब्जियों में मिलता है, आपके खाने में भी तो पानी होता है। और जब भी पानी पिया करें, सिप में चुस्की लेके पिए, रख दें। लोग गटर गटर पीना चालू कर देते हैं, तो वो भी अग्नि को मंद कर देता है, आपकी अग्नि को बुझा देता है। अग्नि बुझेगी तो मैंने अब पहले ही बताया, मंद हो जाएगी, आम की उत्पत्ति होगी, फिर गैस बनेगा। फिर मम्मी बताएंगे गैस बनता है बहुत, है ना? तो ये बेसिकली चीजें यही है। ये तो सुबह पानी नहीं पीना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, क्योंकि मेरे घर में मोस्टली क्या होता है, सभी सुबह पानी पियेंगे, वो भी 2-2 ग्लास 1-1 लीटर पानी पीते हैं। हाँ, नहीं तो उनको कहिएगा, समझा दीजिएगा कि वैद्य जी ने ये कहा है कि 1 ग्लास पानी पिए, 1.5 मैक्सिमम, और भोजन के मध्य में भोजन के साथ पानी पी के खाएं। पहले भोजन पी लेंगे, पानी पी लेंगे तो भाई भट्टी बुझ जाएगी, आप समझिए, आग बुझ गई, आगे खाना तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना। और या जब डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है भोजन के बाद, लोग गटर 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 पानी पीते हैं। पर अभी एक फैशन और आया कि खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। वो खाने के मध्य में पानी पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद। फैशन नहीं है, वो फैक्ट है, नहीं पीना चाहिए खाने के बाद। करीब 7-8 घंटे बाद अगर पिए तो चुस्की में पिए। भोजन के मध्य में हर कौर के साथ, हर ग्रास के साथ पानी पिए। जैसे खाना खा रहे, 2 बाइट खाया फिर पानी पी लिया। बिल्कुल पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वजन कम होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। आपकी भैंस कैसे खाती है, गाय कैसे खाती है, वो लिक्विड खाती है, उसने अपना नेचर नहीं बदला है। आज भी कुत्ते का या बिल्ली का पेट खराब होता है तो बाहर घास खा के उल्टी कर देते हैं, तो लगता है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि हम कॉन्सेप्ट्स पे आ गए हैं कि हमें खाना चाहिए, ये तो खा रहे हैं वो। यही तो आयुर्वेद है यही तो आयु का वेद है, यही तो लाइफ का वेद है, यही तो आपकी एजिंग को रोकेगा, यही तो आपकी आर्टरीज को काठिन्यता लाने से रोकेगा। आप पेट को ठीक रखें, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। मेन डाइजेस्ट, ये आयुर्वेद इसी पे कहता है, डाइजेशन नॉट न्यूट्रिशन। देख रहे हैं बड़ी बड़ी न्यूट्रिशनल कंपनियां आके की, उनका मेन काम है पैसा स्पिन करना जी, और आपके घर में जो है उसी से सब कुछ मिलेगा। मेन किचन में ही सारी चीजें किचन में है आपका। जैसे हेल्थ स्टार्ट फ्रॉम योर किचन, पैर रखते ही किचन से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि की पूजा, मैंने शुरू में बोला, आपके अगर नया गैस सिलेंडर भी आता है तो मीठा बनता है उस दिन, वो भी आता है तो मिठाई मधुर रस से शुरुआत होती है। और हमेशा अपने किचन में 6 टेस्ट को जरूर रखें, मधुर को, स्वीट, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये सब होने चाहिए। हमारे मसालों में ये होता है, समझ रही है ना? सोंठ, काली मिर्च, पिपली और अदरक भी होता है, उसका भी एक स्ट्रिंजेंट रोल है। हींग भी होता है। तो ये 6 रस हमारे भारतीय संस्कृति के हैं। हम छोड़ के लगे मीठा खाने, हम लगे बर्गर खाने एक ही रस का। तो अब तो क्योंकि वहाँ साइंस बेस नहीं आ रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? जो सबसे बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो पाउंड्स में जिनका वेट होता है, और सब हार्ट की डिसीजेस और ओबेसिटी से परेशान है। अब भारत में भी एक बहुत बड़ा ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो किचन हमारा बहुत अच्छा है। अभी भी गांव में जाइए, आपको मोटे लोग कम मिलेंगे। दूसरा चीज़ बता दूं, हर गांव, हर मोहल्ला, पुराने गांव में जाइए आप तो 100 वर्ष के आदमी जरूर मिल जाएंगे आप। जी, मेरे बाबा हैं। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि उन लोग का आहार बहुत अच्छा था। सुबह टाइम से खाएंगे, दोपहर का खाना स्किप नहीं करेंगे, और शाम का खाना खट से खा लेंगे। और हमारे यहाँ के लोग हैं कि लेट नाइट्स खा रहे हैं, और मतलब कि उसी में खाया, उसके ऊपर और चढ़ा दिया, कुछ और चढ़ाया, डाइजेस्ट हुआ नहीं तो और कर दिया, और पेट के मैक्सिमम कैंसर्स देखिए कितने हो रहे हैं। यही आम कैंसर के कारण है। क्योंकि कोई भी चीज़ पचती है, खाना, तो उससे क्या होगा, जूसेस बनते हैं, जिसको रस कहा जाता है। जैसे आप ये समझें, एक नाली है, खेत को पानी दे रही है,
पचने के बाद ही तो पानी मान लीजिए रस निकलेगा, और वो खेत को जब पानी कहीं वो खेत ब्लॉक हो गया तो वहाँ पे डीजनरेशन होने लगेगा। तो डीजनरेशन, किसी को कमर की तकलीफ, 90% लेडीज को कमर की तकलीफ स्टार्ट हो गई है, गर्दन की तकलीफ स्टार्ट, क्योंकि वो क्या करती हैं कि बासी खाना, ये सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा दोष है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से एक रील्स का युग आ गया है। 30 सेकंड की रील बनाई नहीं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट, अरे बासी रोटी खाइए, दही के साथ पानी पीजिए, अदरक के साथ लहसुन खाइए। ये नहीं आयुर्वेद, अदरक लहसुन और ये नहीं, आदि एक जीवन शैली है। सर जैसे आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या कैसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दिनचर्या, जैसे आयुर्वेद कहता है दिन की चर्या, हमारा कैसा आचरण हो सुबह दोपहर शाम में। सुबह जो है एक लेमैन की भाषा में बोलूं, सतोगुण वाला होता है, दोपहर रजोगुण वाला होता है। और मैं समझाता हूँ, आप बड़ी वो हो गए कि क्या है ये सतो रजो, और शाम का वक्त तमोगुण वाला है। सत्व गुण का मतलब होता है पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा लगता है ना, कोई संत का चेहरा देखिए लाल है एकदम, और एकदम न्यूट्रल है, एक समभावना है, ना अति उत्साहित ना हतोत्साहित, कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही सुबह आप निकलिए तो आवरण ऐसा होता है कि चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, ट्रेन बगल से गुजर जाए बुरा नहीं लगता है, दोपहर में वही गुजरे इरिटेशन होती है, रजोगुण गुस्सा, शाम के वक्त तमो डिप्रेशन आ जाता है। आयुर्वेद ये समझाता है कि सुबह सात्विक होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठिए, आप सूर्योदय के समय उठिए। कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, तो कॉन्सेप्ट ये आया कि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, सुबह बिल्कुल होती है। आप आए देखिए, वॉक करने लोग जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हाँ ही सुबह इवन प्लांट्स तक, आप पेड़ों को देखिए, वो जिंदा होते हैं, वो हंस रहे हैं, आपसे बात करने की चेष्टा करते हैं, मतलब आपका वातावरण पूरा। दोपहर आइए तो लगता है कितना बड़ा बेचैनी है, बेचैनी दिखती है। आप प्रयाग में हैं तो सिविल लाइंस जाएं चाहे कहीं जाए, आपको बेचैनी दिख रही होगी, कोई ठीक नहीं है, सब कोई सर खुजला रहा है, कोई अजीब सी हरकत कर रहा है, आपको लगेगा कि अजीब सा है। और ये जो बेचैनी वाले लोग हैं, ये उठते हैं 11 बजे सो के, ये सब बेचैन रहते हैं, इरिटेशन। और तमोगुण शाम होते होते जो कुछ लेट उठते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगी है। तो ये आचार विचार ये है कि सुबह उठिए जल्दी, एक्सरसाइज करिए, दातुन, जैसे दातुन के बारे में कहा गया है, ये कनिष्ठ उंगली है ना, इतनी मोटी आपकी दातुन होनी चाहिए, कूंच के उसको सुबह, ठीक है आप बड़े फैशनेबल हैं, आपको ब्रश की ज़रूरत है, उससे करना है, वो जरूर करिए, लेकिन एक बार दातुन कूंच के फेंक दीजिए, क्योंकि उसका जो तीखा कड़वा रस जाता है ना नीम का, वो फ्रेशनेस देता है। आप करके देखिए, अलर्टनेस आएगा और हैप्पीनेस आएगी वहीं से, और करिए तो लगे वाह मज़ा आ गया। आप कल से करके देखिए। और भोजन में आप देखें, कड़ी पत्ता का भी बड़ा वो साउथ में कहा गया है, हमारे यहाँ भी यही है कि सुबह जब ये आप कर लें तो सुबह की शुरुआत, जल्दी उठी, बाहर निकली, आपने प्रक्षालन किया, नेत्रों को धोया, आंखों को धोया, फिर स्नान किया, जो हमारे यहाँ बताया गया, स्नान थोड़ा सा कुनकुने जल से। और ये ऋतुचर्या भी मौसम के हिसाब से भी होती हैं, क्योंकि अभी जो हेमंत ऋतु जिसको कहा जाए दक्षिणायन है, दक्षिणायन समझती है ना, इस समय चंद्रमा बलवान है, सूर्य दक्षिण की तरफ है। अब मकर राशि में जब पहुंचेगा तो उसमें सूर्य बलवान हो जाएगा, चंद्रमा बलवान होता है तो समझिए कि बड़ा सुस्त, पूरी ताकत देता है शरीर को। वहीं सूर्य बलवान होगा तो पूरी ताकत खींचेगा, आपका बल कमजोर हो जाएगा, इस समय इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो कहने उसी हिसाब से हमारी चर्याएं बनती हैं। सुबह उठें, लेकिन मूलतः एक लेमैन की भाषा में जल्दी उठिए, ब्रश कीजिए, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद ब्रश कीजिए, आंखों का प्रक्षालन कीजिए, दंत धवन कीजिए, और उसके बाद आप फिर अपने ब्रश से एक बार कर लें, जैसे नीम वगैरह आपने प्रयोग किया, फिर मधुर रस से शुरुआत कीजिए, थोड़ा मीठा लीजिए, गुड़ खाइए। यहाँ लोग चाय कॉफ़ी, ये मैं हर पेशेंट को मना करता हूं। ग्रीन टी, हाँ, मतलब कि मुझे कहते हो, और आधा बीमारियां इनकी वजह से, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है, आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स कम हो गया,
आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कहते हैं कॉफ़ी पीते हैं बड़ा हम हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस तरह से। और शाम होते 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 कोशिश करिए सूर्यास्त से पहले अपना शाम का भोजन कर लीजिए और सोने की चेष्टा कर लीजिए। पहले के लोग ऐसा खाना खाते थे तो शाम को सूर्यास्त के पहले खाते थे। हाँ, हमेशा हो जाता था, ये होता था। अभी वो लोग 10 बजे 11 बजे 10-11 बजे, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, अगर पॉडकास्ट आपका मैसेज दे पाए तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। शाम को सूर्यास्त समय 7 बजे तक फिनिश कर लें अपना चीज़ें, और मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर रख दें, क्योंकि अब नए कॉन्सेप्ट के पुराने ज़माने में मोबाइल्स नहीं थे, भजन हुआ करते थे, फिर उसके बाद भोजन होता था, अब के बाद रील्स के साथ होता है, टीवी देख रहे हैं, अब तो टीवी भी चली गई है, फ़ोन हो रहा है, तो जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। आपने कान में फ़ोन लगाया, आप बात भी कर रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, तो इसलिए बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, मानसिक असर। वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, सबका नहीं, जैसे वो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो ये मानसिक हार्श बहुत तेज़ी से हो रहा है, अटर कन्फ्यूजन हो रहा है। आगे आप देखेंगी हमारे मेंटल हॉस्पिटल्स भरे होंगे, लिखवा लीजिए मुझसे, ये देखिएगा। आगे चल के साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भीड़ लगेगी। अब छोटी छोटी बातों पे कॉन्सेप्ट, ईगो बहुत आ जा रहा है। धारणीय वेग जिनको धारण करना चाहिए, काम क्रोध भय, इसको कोई धारण नहीं कर रहा है, ये धारणीय वेग है, इनको धारण करना चाहिए। एक अधारणीय वेग भी आयुर्वेद में 13 प्रकार के होते हैं, मल मूत्र जिह्वा त्रट, जैसे जम्हाई आना और बाकी आंसू आना, इन सबको कभी धारण नहीं करना चाहिए। फ्रेश, ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा आपके साथ, तो थोड़ा सा बताइए। छोटी जो चीजें हैं, कुछ धारणीय 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं, और आजकल ये वेग बढ़ते जा रहे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर देते हैं, क्योंकि हेल्थ की परिभाषा है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग इज नोन एज टोटल हेल्थ। ये सब जियोप्रेडाइज हो रहा है। तो मानसिक रूप से इस सोशल मीडिया अच्छा भी है लेकिन बुरा है, इसकी लत बहुत बुरी है। जब सोना है तो लोग जाग रहे हैं, जब जागना है तो सो रहे हैं। अब क्या दिन को आप रात थोड़ी कर सकती हैं, आप अपनी सर्काडियन साइकिल डिस्टर्ब कर लिया आपने। आपके शरीर में भी एक समय ऐसा होता है जब इस हार्मोन बढ़ती है, दूसरी हार्मोन घटती है, लेकिन जब घटती है तो आप उसको बढ़ाने के लिए दवा लेने लगते हैं जी। तो ये आयुर्वेद है, इसने पूरी चीज उथल पुथल, क्योंकि मैंने एक शुरू में ही चीज कहा ना कि हम उस जनरेशन के हैं जहां हमने बैलगाड़ी भी देखी है, हमने अपना एरोप्लेन भी देखा है, रॉकेट भी देखा है, अब सुपरसोनिक और पता नहीं क्या क्या देखने जा रहे हैं। हमने वो इंजन वाली भी ट्रेन देखी है, अब बुलेट ट्रेन भी हम लोग देख रहे हैं। हम उस जनरेशन के हैं, कई बच्चों ने नहीं देखी है। ये जो जनरेशन है जिसको आप लोग जेनजीज का नाम दे रहे हैं, सब बीमार हैं। 90% मानसिक रूप से 90%, 10% अभी भी इंटेलिजेंट हैं। और इस समय जो ऐषणाएं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको पाने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और ये जेनजीज चाहते हैं शॉर्टकट मेथड अपना के कर लें, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद को लाइफ में, आयु के वेद को अपनाना पड़ेगा, जो एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे जी। जैसे अभी आयुर्वेद के हिसाब से आहार कैसा होना चाहिए दिनचर्या का? आप गुड़ ले सकते हैं, आप मीठा ले सकते हैं, कोई गैस नहीं बनेगा। फिर दोपहर में आइए, आपके खाने में 6 रस होने चाहिए, आपको अचार भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, मतलब मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। और सबसे अच्छा आंवला है, उसको रखिए, उसमें आंवला में नमक छोड़ के सभी रस रहते हैं। आंवले की पूजा होती है, तुलसी की शादी कराई जाती है उस दिन सब होता है, क्योंकि इसका भी संकेत है। और क्यों इसी महीने में होता है? क्योंकि आंवला जो होता है विटामिन सी का रिच सोर्स है। अब थोड़ा मॉडर्न में भी समझा दें, वो हमारे बॉडी में डिग्रेडेशन और जो तोड़ फोड़ की घटनाएं हैं उसको कम करता है, हीलअप करता है। ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है, त्रिदोष शामक है। क्योंकि ये एक जनरलाइज टॉक है, इसलिए मैं आपको जनरल बता रहा हूँ ये सब। सर जैसे अभी लड़कियों के पीरियड्स की बात करें तो उसमें डेट कम हो जानी या चढ़ जानी, इसका क्या रीज़न है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको चिकित्सकों से मिलना पड़ेगा, क्या कारण है। क्योंकि मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा कि स्त्री के जीवन में 3 पार्ट होते हैं। एक रजस वाला जब पीरियड स्टार्ट होता है, दूसरा एक होता है संतानोत्पत्ति, और तीसरा होता है निवृत्ति, जब निवृत्त होती है। और ये पीरियड डिस्टर्ब्ड होना सब कुछ रिलेटेड है। मैंने पीछे आपके बैकग्राउंड में पॉडकास्ट, जो जानना चाहता हो पीछे का पॉडकास्ट पूरा सुने। आपका आहार से होता है, निद्रा से होता है, डिसिप्लिन, जब जागना है तो सोना है, जब सोना है तो जागना। हार्मोन्स चेंज होने लग रही हैं। हार्मोन जब चेंज होती है, अब कोई एक PCOS इस समय बड़ा कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत लोग आते हैं
मैं इससे कोई इलाज नहीं बताने जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट से, क्योंकि इसका मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो वेट बढ़ने लगता है, जब वेट बढ़ता है तो फिर उनको कहा जाता है कि भाई आप टहलिए। दूसरा एक प्रॉब्लम आ रही है थायराइड। अब यंग बच्चों, एक थायराइड हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो सोचते हैं साहब मोटे ही होते हैं, नहीं, पतले भी होते हैं थायराइड में, जो जिसको कहते हैं T3 T4 बढ़ जाए, हाइपर होता है। तो वैसे लोग वात रोग की व्याधि बढ़ता है उसमें, और हाइपो में कफज रोग बढ़ते हैं, कफ दोष जो होता है वो प्रकोपित होता है। तो आप जब चिकित्सक से मिलेंगे, चिकित्सक के पास बैठेंगे, आयुर्वेद का वो भी देखिए कैसा चिकित्सक है, डिग्रीधारी है या कहीं उस शास्त्र ज्ञाता लग रहा है कि नहीं, शुचि लग रहा है कि नहीं, आपके प्रति समर्पित है कि नहीं, ऐसे चिकित्सक के पास जाइए। जहाँ तक आयुर्वेद का प्रश्न है, क्योंकि आप मुझसे आयुर्वेद के विषय में बात कर रही हैं, तो ऐसे चिकित्सक, ऐसे वैद्य, ऐसे आयुर्वेदाचार्य से मिलें और उससे मिलें और अपनी बातों को रखें। आयुर्वेदाचार्य अगर करेक्ट होगा तो आपको भीड़ भाड़ के साथ नहीं बैठा रहेगा, वो आपको बातों को समझेगा, आप रिपोर्ट्स को देखेगा। क्योंकि नई जनरेशन के जो वैद्य आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेल इक्विप्ड हैं, साइंस पढ़ के आ रहे हैं। आज तारीख 5 तारीख है, आदरणीय मोदी जी समर्पित करने जा रहे हैं भारत का एक जो रिसर्च सेंटर है वो समर्पित करने जा रहे हैं राष्ट्र को रोहिणी में। तो मेरा कहने का मतलब है अब R&D हो रहा है, अब इमोशनल आयुर्वेद पे बात नहीं हो रही है, अब एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद पे बात हो रही है। कोई चीज़ इमोशन से नहीं होगा, धन्वंतरी, शास्त्र, सनातन धर्म, इस पे नहीं होगा। भाई रिजल्ट चाहिए। क्यों आए PCOS की लड़की, क्यों जाए बहन उसके लिए इलाज कराने, और क्योंकि वो अपने अंदर भी चेंज लाएगी तभी वैद्य के पास आए। अगर उसमें मादा है कि आहार और निद्रा और डिसिप्लिन लाइफ ठीक कर सकती है, और चमकदार चेहरा चाहिए और चमकदार चीज़ें हों। देखिए जो भी चीज़ें होती हैं ये कॉस्मेटिक्स चीज़ों से नहीं आ पाता, वो इंटरनली होता है, फायर होना चाहिए। और आज के टाइम लोग कॉस्मेटिक के पीछे भाग रहे हैं। भारत में ये चीज़ें, हाँ, अब इसको भी आयुर्वेद को भी एक लॉन्च कर दिया गया उसी तरीके से, एसेंशियल ऑयल्स, फलाना ऑयल्स, ये ऑयल अब उसका एक परिष्कृत रूप तो नहीं कहूँ, विकृत रूप भी दिखने लगा है। इसका लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पा सेंटर्स खुल गए आयुर्वेद के नाम पे। आप चेक कराइए, उनके उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं जो नुकसान करते हैं, और इसमें दोष आयुर्वेद को आता है। तो कृपा करके इससे मैं कौशल दे रहा हूँ कि आयुर्वेद को दोष ना दें। आप अच्छे वैद्य, अच्छी जगह, ऑथराइज, ऑथेंटिक चीज़ों के यहाँ आप जाएं और देखेंगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और आयुर्वेद में 3 तरह की चीज़ें हैं, साध्य, असाध्य और याप्य। कुछ बीमारियां होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं रहता है, और कुछ जो है साध्य हैं, ठीक हो जाती हैं, और कुछ में इलाज चलता रहता है। तो ये वेलनेस साइंस है। जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे कि बचपन में ही माँ का दूध पीना है, अभी तो सब लोग दूध पी रहे हैं शाम को खाने के बाद। ये पीना चाहिए नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से? देखिए आयुर्वेद कहता है दूध है क्या, दूध एक मधुर रस है, मीठा रस है, और वो शरीर में, अब किसको पीना चाहिए, और जिसके दांत ना निकले हों, वो पेय पदार्थ है ना, जहाँ तक उसको कहा गया। और दूध सर्वोत्तम दुग्ध माँ का दूध माना गया, जहाँ तक प्राणियों की बात है या कोई भी जीव की बात है ना, और उसके बच्चों के लिए ही है। जब दांत आ जाते हैं तो कहा गया आयुर्वेद में 1-2 दांत जब आते, 6 महीने में पहला दांत आता है बच्चे में, तो उसके बाद थोड़ा लेह दिया जाता है, तो लो बेटा थोड़ा खिचड़ी उचड़ी भी खाओ, है ना, फिर पेय। तो कहा गया है कि दूध की उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर कभी कभी कुछ वेहिकल बना के, अनुपान बना के, जैसे हल्दी डाल के पी सकते हैं, बाकी चीज़ों को दे सकते हैं जो रक्त शोधक, पित्तवर्धक, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप, लेकिन कोशिश करें कि क्या माँ का दूध, भैंस का दूध हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो नुकसान करेगा। उसकी प्रकृति, हमारी प्रकृति अलग है उस दूध की, माँ के दूध की। तो करते क्या है कि गाय को माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका दूध माँ के दूध के थोड़ा नियरर होता है, जो उसकी जिसे कहा जाए कि लाइपोप्रोटीन्स होती है, उसकी थिकनेस होती है, बड़ा थिन होता है दूध। वो बकरी का दूध और नीचे रहता है, बकरी का दूध गांव में लोग देते हैं, या दूध में भी पानी मिला के देते हैं। तो ये फिर वही बात आ जाती है कि वो दूध कभी आपका खाली पेट हो, आप व्रत में हो या इस तरीके से हो, एक अनुपान की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खीर बना सकते हैं, है ना, जैसे दही बना सकते हैं, दूध से ही तो बनेगा,
तो इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस तरीके से ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। हमारा पॉडकास्ट यहीं ख़त्म हो रहा है, तो आप जाते जाते हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि फ़ोन का जैसे आपने बताया पाचन सिस्टम्स, उसके बारे में क्या कहेंगे? फ़ोन आने वाले 31 तक आप देखेंगी 90% 95% विश्व बीमार हो जाएगा, एक नई तरह की बीमारी आएगी, और वो बीमारी शायद कोरोना का भी बाप होगी जो अभी चल रही है। बेचैन रहेंगे, जो अभी भी आपको एग्जाम्पल दूं, मैं कॉशन कर रहा हूं कि फ़ोन किसी और का बजता है और 10 लोग बैठे हैं, 10 अपना फ़ोन उठा लेते हैं, एक टिंग बोला नहीं कि सब लोग को लगता है ये अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, सोशल मैनरिज्म ख़त्म हो रहा है। आप एक रूम में बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फ़ोन को आउट ऑफ बाउंड कीजिए रात में सोते अपने कमरे से, हम लगता है कि उसके बिना रह नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पहले एक्टर्स को माना जाता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस फ़ोन ने लगता था कि वही हमारे आइडल हैं, वो भी कहते थे हम बिना फ़ोन के हम रह नहीं पाते हैं, जितनी भी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस समय उनकी एक्टिंग भी चली गई है, OTT प्लेटफॉर्म बना है, और दूसरा हर आदमी रील बनाने लगा है, पागल हो गया है, वो डालने लगा है, सब कहता है उससे बड़ा तो वो हूँ। अभी मैं एक सुन रहा था इंटरव्यू, माधुरी दीक्षित कह रही है एक दूसरे उससे कि मैं तो आपका रील देखती हूँ। अब सोचिए समाज कहाँ जा रहा है, और रील पे आ गया, वो 20-30 सेकंड पे जीवन हमारा शॉर्टकट मेथड्स पे आ गया। क्या हम इसे जी सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि 100 वर्ष जिएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज़ें जाएं कि बीमारी, अगर आपका परिवार स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ होंगी, तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इसमें सबसे पहले घर से ये होना चाहिए कि एक काम तो हो कि रात में कम से कम हम कम्युनिकेट करें। हमारे यहाँ लीगल केसेस बढ़ने लगे हैं, जो समाज में कई अराजकताएं आप देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हो पा रही हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी मानसिक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है। तो कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से कि जो फ़ोन है शारीरिक तो है ही हैं, उसके दुष्प्रभाव आंखों पे पड़ रहा है, ड्राइनेस ऑफ आई हो जा रही है, आंखें दर्द हो रही हैं, माइक वो हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, फ़ोन रखा हुआ है, एक रोटी रखी हुई है, फ़ोन देख रहे हैं, चल रहा है, हाइपर ईटिंग या हाइपो ईटिंग हो रही है, हमको इसको रोकना पड़ेगा। जी सर, जैसे भी यंग मम्मा है तो बच्चों को फ़ोन दे के ही खिलाना कि हाँ ये एक चीज़ हो रही है, और बच्चा बाद में इरिटेशन हो जा रहा है, जब बुजुर्ग हो रहे हैं तो ये कर्मा उनको रिटर्न कर रहा है। फिर ये पॉडकास्ट के माध्यम से शिल्पी जी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों, और इसको हमें रोकना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। दोस्तों, कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।